हेलो फ्रेंड्स, देवभूमि जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था हम रेडियो सुन सकते हैं, यानी अगर हमको बीते हुए समय के बारे में पता करना है तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। यानी ये ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम घटित घटनाओं को दोबारा से जान सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही हम यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, यानी ज़्यादा समय जब बीत जाता है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी अगर हमें पुराना कुछ जानना हो जिसमें समय काफ़ी ज़्यादा बीत गया हो तो हम ऐसे व्यक्ति से जान सकते हैं जिसके पास उस समय की बारे में कोई जानकारी हो या उसकी स्मृति में उस समय की कोई बातें हो। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी बीते हुए समय के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। यानी बहुत समय पहले जो लोग थे वह उनका भोजन क्या था, कैसे वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या उनका रहन सहन था। ये सभी हम कैसे जान सकते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम आखेटकों जो शिकारी हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यानी हम इन सब के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। लाखों वर्ष से पहले लोगों के रहने के क्या स्थान थे, यानी आज से लाखों समय पहले की बात कर रहे हैं तो उस समय जो लोग थे उनका क्या रहन सहन था, किस स्थान पर वो रहते थे, क्या करते थे। तो कई लाख वर्ष से पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यानी आज से बहुत समय पहले लोग, लाखों वर्ष से पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुशल संग्राहक थे। यानी जो लोग थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के विशाल संपदा से परिचित थे। ये लोग क्या थे, जो उनके जो आसपास की संपदाएं थी उनसे ये लोग अच्छी प्रकार से परिचित थे। यह लोग भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों के संग्रह किया करते थे। यानी यह लोग अपने खाने के लिए जो जड़ें हैं, फूल और जंगल के जो अन्य उत्पाद होते हैं उन्हें ये लोग संग्रह कर लिया करते थे और जानवरों का शिकार भी ये लोग किया करते थे। अगला है उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरतार की जो पहाड़ियाँ के जो क्षेत्र हैं उसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। यानी जो उत्तर और पश्चिम की जो सुलेमान किरतार की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने गेहूं तथा जौ की जो फसल है उन्हें उगाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यानी इनके द्वारा क्या किया गया, गाय, बैल और जो अन्य पशु हैं इन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया गया। ये लोग गांव में रहते थे, यानी जो लोग थे सब एक जगह गांव में इकट्ठा होकर रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां कृषि का विकास सबसे पहले हुआ। यानी उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियां हैं, गारो की जो पहाड़ियां हैं, वहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले कौन सा उत्पादन किया गया, चावल उगाया गया। यह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी जहां सबसे पहले चावल का उत्पादन यानी चावल उगाया गया वह विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब हम सहायक नदियों की अगर बात करें तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी संख्या में एक जगह मिल जाती हैं। यानी ऐसी नदियां जो एक जगह एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर
फले फूले यानी जो हमारी जो सहायक नदियां हैं उन्हीं के आसपास में कुछ आरंभिक जो नगर थे वह फले फूले यानी वह शहर बसाए गए थे। जो आरंभिक नगर थे गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट के जो इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी जो समुद्री तट के जो इलाके हैं इनमें नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब हम बात करें तो जो गंगा की सहायक नदी है वो है सोन नदी। क्या है? गंगा की सहायक नदी है। अगला बिंदु है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यानी जो प्राचीन काल में तो हम इसे मगध कहते थे लेकिन वर्तमान में यह बिहार नाम से जाना जाता है। प्राचीन में मगध और वर्तमान में बिहार नाम से इसको जाना जाता है। अगला है इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। यानी जो मगध था इसके जो शासक थे वह शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अब अगर हम बात करें तो देश के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता था। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, और इसे संस्कृत में सिंधु नाम से कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और जो यूनानी लोग हैं यानी 2500 वर्ष से उत्तर पश्चिम से ये लोग ईरानी और जो यूनानी लोग हैं ये सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का यानी जो सिंधु का क्षेत्र है उसे हिंदोस अथवा इंदोस के नाम से इन्होंने पुकारा और पूर्व में स्थित जो भूमि है प्रदेश तो जो उसको इन्होंने इंडिया कहा। भारत में से प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। यानी जो भारत का जो नाम है इसका प्रयोग मैंने भारत का नाम भारत नाम से कौन लोग इसे प्रयोग करते थे? उत्तर पश्चिम में कुछ लोग रहते थे जो इसको भारत नाम से पुकारते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद कितनी पुरानी है? 3500 वर्ष पूर्व कृति है ऋग्वेद में इसका ये जिक्र मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी जो 3500 वर्ष पूर्व जो ऋग्वेद की जो कीर्तिमानी में मिलती है उसमें इसे भारत का प्रयोग नाम से जाना गया। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? तो अतीत के बारे में जानकारी हमें कई तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यानी अगर हमें अतीत के बारे में कुछ जानना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन्हें ढूंढना पड़ेगा और उन्हें पढ़ना पड़ेगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। यानी ऐसी पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई हो प्राचीन समय में उन्हें पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। यानी अगर हम अंग्रेजी में से बात करें तो इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया और हिंदी में अगर हम हिंदी की बात करें तो इसे पांडुलिपि कहा गया। लैटिन शब्द ये शब्द जो मैन्यूस्क्रिप्ट बना है ये लैटिन शब्द मैनू जिसका अर्थ है हाथ से यानी हाथ से जो लिखा गया है उसे पांडुलिपि अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया। ये क्या है? एक मैनू शब्द है उससे जो लैटिन भाषा का है उससे लिया गया है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर पर इसे तैयार किया जाता था। इन्हें पांडुलिपि जो है हमारे ताड़पत्र यानी बड़े बड़े ताड़पत्र होते हैं उनमें जो हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ है भुर्ज उससे बनाया जाता था। विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर यह फिर लिखी जाती थी। आज भी कई पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। यानी प्राचीन काल में जो लिखी गई थी पांडुलिपियां आज वर्तमान में भी मिल जाती हैं देखने को। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई हैं। यानी जो ये पांडुलिपियां हैं ये मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई है। इनमें महाकाव्य कविताएं नाटक भी लिखे हुए मिलते हैं। यानी जो ये पांडुलिपि जो लिखी गई इनमें महाकाव्य कविताएं नाटक और
ये सभी लिखे हुए मिले। इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं, यानी जो कई की भाषाएं जो है वह संस्कृत थी, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में लिखी। कई ऐसे भी थे जिनमें जो प्राकृत और तमिल में भी लिखी गई थी। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे, यानी उस समय क्या किया गया था, जो प्राकृत भाषा जो थी उसका प्रयोग आम लोग करते थे। अब अगर हम अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख क्या है? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, यानी ऐसे लेख जो पत्थर धातु जैसे अपेक्षाकृत जो कठोर सतह होती है उनमें उत्कीर्ण किए जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, यानी इस तरह लिखवाते थे ताकि उन्हें देख सके, पढ़ा जा सके, उनका पालन लोगों के द्वारा किया जा सके। लगभग 2500 वर्ष पुराना अभिलेख, जो आज से लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ, यानी अफगानिस्तान का कंधार जो शहर है वहां से प्राप्त हुई। ये अभिलेख अशोक नामक शासक जो अशोक नामक शासक था उसके आदेश पर इसे उत्कीर्ण कराया गया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, यानी ये जो अभिलेख थे ये यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों में भाषाओं में थे। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोतों का प्रयोग करते हैं, यानी जो हमारे जो इतिहासकार पुरातत्व विशेषज्ञ हैं वो लोग इनका उपयोग सामान्यतः करते हैं। अब हम बात करते हैं तिथियां क्या है, यानी तिथियों का क्या मतलब है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले की जो सभी तिथियां हैं उसे ईसा पूर्व की जो ईसा से पहले की जो सभी हैं उसे ईसा से पहले की, यानी जिसमें ई और .2 लिखा रहता है तो इसे ईसा से पहले की तिथियां माना जाता है। कभी हम एडी यानी हिंदी में ईस्वी लिखते हैं तो यह एनो डोमनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा के जन्म के वर्ष से, यानी जब ईसा का जन्म हो गया था उसके बाद इसे हम एडी लिखा जाता है। कभी हम अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग करते हैं जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, यानी जो वर्तमान है उससे पहले को हम क्या लिखते हैं, बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं, जैसे हम कृषि का आरंभ कब माना गया, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ शुरू हुआ था, यानी कृषि शुरू हुई थी। और अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर, तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर मिले थे, इनका विकास हुआ था, यानी 4700 वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ था। धन्यवाद। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के कक्षा 6 और कक्षा 7 के नोट्स देखने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप सभी नोट्स को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।